हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं बीएफएचएस की तैयारी। काफ़ी सारे पार्ट ऐसे ही क्वेश्चंस के बन चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बीएफएचएस में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस के पीडीएफ लेने के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे से बाय कर सकते हैं पीडीएफ, जो कि आपको बहुत ही मिनिमल अमाउंट दैट इज़ 199 में मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने थ्योरी अभी तक अच्छे से नहीं की है या फिर किसी के बेसिक नहीं क्लियर, तो वो मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स ले सकते हैं, जिसमें 200 प्लस गोल्डन पॉइंटर्स है। हर एक चीज़ मैंने ऐड की है जो कि बीएफयूएचएस के ही रिलेटेड है। वो भी आपको मिनिमल अमाउंट दैट इज़ 99, ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। पर अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको दोनों पड़ेंगे 249 में ऑफर में। आप ये मेरे से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी और आप वो मेरे से आके टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके सेंड मैसेज करके। क्योंकि देखो बीएफयूएचएस जो है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेस्ड और एनालिटिक्स बेस्ड क्वेश्चन डालता है, जिसमें रीजनिंग होती है। और आई होप कि एम्स का रिजल्ट आ चुका है। अगर किसी बच्चे ने एम्स का पेपर दिया है और उसका क्लियर हो गया है, ऑल द बेस्ट। एंड अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये वाली जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये भी पेपर जल्दी ही आने वाला है। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Client who is scheduled for an open cholecystectomy has a 20-pack year history of smoking, for which post-operative complication if the client most at risk of। देखो एक क्लाइंट है, उसकी हमने स्केड्यूल की है, उसकी कॉलीसिस्टेक्टमी होनी है। उसकी हिस्ट्री है कि वो 20 पैक ऑफ स्मोकिंग करता था पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले उसकी हिस्ट्री है कि 20 पैक स्मोकिंग करता था। तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो पोस्ट ऑपरेटिव उसको हो सकती है, क्लाइंट रिस्क पे है स्मोकिंग की, ठीक है। स्मोकिंग से कौन सी कॉम्प्लिकेशन उसे पोस्ट ऑपरेटिवली राइज हो सकती है। हमारे पास ऑप्शन है डी वेन थ्रोम्बोसिस, एटिलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया, डिलेड वुंड हीलिंग, प्रोलॉन्ग्ड इनेबिलिटी। देखो अगर स्मोकिंग करता है तो वो करता होगा लंग्स को इफेक्ट। ओब्वियसली सबसे ज़्यादा स्मोकिंग सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती है। ठीक है। पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एटिलेक्टेसिस एंड निमोनिया की। अगर वो इतना स्मोकिंग करता है सर्जरी होने के पहले, तो ऑब्वियसली उसको क्या हो सकती है, एटिलेक्टेसिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक की कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। क्योंकि ABC ही होता है ना, सबसे पहले एयरवे अच्छा होना चाहिए। अगर इसी की कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है अगर वो ये सब लेता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब भी किसी को थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन चल रही है, ठीक है, या फिर किसी का बर्न इंजरी हुआ है या फिर किसी को फ्रैक्चर है, उसमें देखा जाता है। डीलेड वुंड हीलिंग डायबिटिक मेलाइटिस में देखी जाती है। प्रोलॉन्ग्ड इनमोबिलिटी देखी जाती है जब किसी का हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है, हिप डिसलोकेशन हो रखा है, डिस्क प्रोलैप्स्ड हो रखा है, स्पाइन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज इन अ पोस्ट एनेस्थेसिक केयर यूनिट, नोट्स दैट द वन ऑफ द क्लाइंट पीपल इज लार्जर देन द अदर, द नर्स शुड। तो एक नर्स है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में वर्क कर रही है। वो देख रही है कि क्लाइंट का जो प्यूपिल है वो एक आई का बड़ा है, एक आई का छोटा है। तो नर्स क्या करेगी, रीड करेगी क्लाइंट का ग्लासगो स्केल, एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन, चेक करेगी क्लाइंट का बेसलाइन डाटा, या फिर कॉल करेगी सर्जन को। देखो सबसे पहली बात तो अगर वो ये चीज़ नोट कर रही है तो उसे सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है क्लाइंट का बेसलाइन डाटा। मे बी उसकी कोई पहले से ही दिक्कत हो, ठीक है। तो ये ना हो कि वो ऑक्सीजन देने लग जाए, नॉर्मल बंदे को ही हाइपर ऑक्सीजनेट कर दे। ग्लासगो स्केल के तो कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और प्यूपिल सामने से उसे दिख रहा है कि एक लार्ज और एक छोटा है। तो सबसे पहले तो बेसलाइन डाटा करेंगे, क्योंकि अगर तुमने सर्जन को बुला लिया और उसके बेसलाइन डाटा में ये चीज़ निकली कि उसका पहले से ही ये ऐसा है, तो सर्जन तुम्हें बोलेगा कि तुमने पहले क्यों नहीं चेक किया, तो तुम्हारी डांट लगा देगा। इसलिए सबसे पहले नर्स को चेक करना है बेसलाइन डाटा। अगर कोई डिफॉर्मिटी है उस चीज़ में तो हम सर्जन को बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर टीचिंग अ डायबिटिक प्राइमरी ग्रेविडा आएगा यहाँ पे, अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शन व्हेन शी सेज दैट हाइपरग्लाइसीमिया मे बी मैनिफेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक प्राइमरी ग्रेविडा डायबिटिक मदर है, उसको नर्स टीचिंग कर रही है, सिम्टम्स किस चीज़ के बता रही है, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया के, ठीक है। तो नर्स को कैसे पता चलेगा कि जो क्लाइंट है वो हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में
समझ गई है। तो कौन सा सिम्टम बताएगी क्लाइंट जिससे नर्स को पता चलेगा कि वो हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में समझ गई है। देखो पूछा बता वो दोनों का रही है, हाइपर का भी बता रही है, हाइपो का भी बता रही है, पर सिम्टम किसका पूछा? हाइपरग्लाइसीमिया का। सो ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, पेलर, स्वेटिंग या फिर नर्वसनेस। तो सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया का जो सबसे पहला साइन अगर वो बोलेगी दैट इज़ डिहाइड्रेशन। आपने देखा होगा जो हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ड्राइनेस ऑफ म्यूकस बहुत देखने को मिलती है, वो पानी बहुत पीते हैं। दैट्स बिकॉज पॉलीडिप्सिया बोलते हैं ना उसको। सो डिहाइड्रेशन अगर वो बोलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसको समझ आ गया है कि हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि पेलर, स्वेटिंग, नर्वसनेस हाइपोग्लाइसीमिया में भी देखने को मिलती है, पर हाइपरग्लाइसीमिया में स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें दोनों आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है कि किस चीज़ के साइन एंड सिम्टम पूछे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाइपर और हाइपो के दोनों के पूछे हैं, नो सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया का पूछा है स्पेसिफिकली। क्वेश्चन पढ़ना मस्ट है, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू। नेक्स्ट है आफ्टर सर्जरी टू रिमूव रप्चर्ड फैलोपियन ट्यूब ए मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट रिसीव्स द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस अबाउट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन टू रिपोर्ट हर फिजिशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड बाय द नर्स एज कॉम्प्लिकेशन इंडिकेट अ नीड फॉर एडिशनल टीचिंग। ठीक है, सो एक फ्लोपियन ट्यूब रप्चर्ड अभी अभी रिमूव हुई है, किसी की फ्लोपियन ट्यूब रप्चर हो गई होगी, उसकी सर्जरी हुई है अभी अभी, तो वो मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट है। ठीक है, उसको हम डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जो उसे इमीडिएटली फिजिशियन को बतानी है। ठीक है, और नर्स उसको बताएगी। तो नर्स उसको क्या बताएगी? तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? पेन, हेडेक, फीवर, ब्लीडिंग। सो अगर हम नोटिस करेंगे कि पेशेंट का हेडेक हो रहा है आफ्टर अ रिमूवर ऑफ रप्चर्ड फैलोपियन ट्यूब्स मल्टी ग्रेविडा, तो हम उसको जब डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अबाउट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, तो हम क्या चीज़ रिपोर्ट करेंगे फिजिशियन को? हेडेक। बिकॉज हेडेक क्या है, अगर पेशेंट का जो पेन, ये जो फीवर है, ये ब्लीडिंग है, ये आफ्टर सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद देखने को मिलता है। पेन भी देखने को मिलता है, हल्का सा फीवर भी देखने को मिलता है। पेशेंट की सर्जिकल साइड की वजह से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा एलिवेटेड होता है, और ब्लीडिंग भी हल्की सी देखने को मिलती है उस स्पेस में। बट अगर पेशेंट का हेडेक हो रहा है, देन देयर इज़ अ चांसेस कि जो पर्सन है वो किस में जा रहा है? शॉक में जा रहा है। तो अगर हमें हेडेक देखने को मिल रहा है, हाइपोटेंशन मीन्स, तो हमें उस पेशेंट का जो है फिजिशियन को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑफ 15-year-old स्टेट दैट ही इज़ मूडी एंड रूड, द नर्स शुड एडवाइज हिज पेरेंट्स टू। तो 15 साल के बच्चे के पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो बहुत मूडी है और रूड है, तो नर्स उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेगी? रिस्ट्रिक्ट हिज एक्टिविटीज़, डिस्कस देयर फीलिंग विद देयर चाइल्ड, ऑब्टेन फैमिली काउंसलिंग, टॉक टू अदर पेरेंट्स टू द अडोलोसेंट आएगा यहाँ पे। सो क्या करेगी उसको? हम क्या कहेंगे पेरेंट्स को कि डिस्कस करो अपने बच्चे के साथ फीलिंग्स, क्योंकि 15 साल वाले जो बच्चा एज ग्रुप होता है, एडोलेसेंस होते हैं, उनमें क्या होता है? आदत होती है, वो बहुत मूडी होते हैं, रूड होता है उनका बिहेवियर, नेचर होता है। बट अगर हम उनके साथ उनकी फीलिंग डिस्कस करेंगे तो वो अपनी भी दिक्कत हमको बताएंगे, नहीं तो वो हमारे साथ फ्रेंडली नेचर से नहीं रहेंगे। तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि डिस्कस देयर फीलिंग्स विद देयर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट नर्स इज प्लानिंग diet for a client with cystic fibrosis, which of the following food should not be included in the प्लान। सो एक नर्स है प्लान कर रही है डाइट। सिस्टिक फाइब्रोसिस से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के लिए, तो इसमें से कौन सा फूड है जो इंक्लूड नहीं होगा? ठीक है, पहली बात तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जो कि लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे को डैमेज करता है। ठीक है, किसको? स्पेशली लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? ये इफ़ेक्ट करता है उन सेल्स को, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के उन सेल्स को जो म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो कौन सी चीज़ नहीं ऐड करेंगे हम? रोस्टेड चिकन, फ्राइड स्कैल्पो, मिल्क शेक या फिर एग ऑमलेट। सो फ्राइड स्कैल्पोज जो है हम वो ऐड नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट हु हैज़ अंडरगॉन आउट पेशेंट नेजल सर्जरी इज रेडी फॉर डिस्चार्ज एंड हैज़ नेजल पैकिंग इन प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट। सो देखो एक क्लाइंट है जिसकी आउट पेशेंट नेजल सर्जरी हुई है और उसका हम डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं, उसकी नेजल पैकिंग कर रखी है, तो ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि अप्रोप्रिएट लगेगी क्लाइंट के लिए?
सो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस करो, ऐसे ही क्वेश्चंस BFUHS में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए मेरे से तो आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़। और साथ के साथ आप गोल्डन पॉइंटर्स भी अगर अलग से लेना चाहें ले सकते हैं, पर अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो 249 के पड़ेंगे। अकेले PDF पड़ेगा 199 का, और जो गोल्डन पॉइंटर्स है वो आपको पड़ेंगे 99 रुपीज़ के, और इकट्ठे आपको 249 के मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए द बेस्ट है, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शंस देखो क्या क्या है। अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट इलीड द वेलसेल्वा मैन्यूवर, टेक एस्पिरिन टू कंट्रोल नीजल डिस्कम्फर्ट, अवॉइड ब्रशिंग द टीथ अंटिल द नेजल पैक इज रिमूव्ड, अप्लाई हीट टू द नेजल कंट्रोल स्वेलिंग। सो देखो सबसे पहले तो हम उसे कहेंगे कि अगर तुम्हें नेज़ल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर उसको उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेज़ल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि अवॉइड करनी है वो एक्टिविटीज़ जो वेलसेल्वा मैनोवर को इलीट करें। मतलब कि वेलसेल्वा मैनोवर क्या होता है, जब हम किसी पेशेंट के जिफॉइड प्रोसेस पे ज़ोर से कोई एक्सटर्नल चीज़ फॉरेन बॉडी माउथ के अंदर चले गई है उसको निकालते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर उसको प्रेशर डालेंगे तो उसकी नेज़ल पैकिंग जो है बाहर निकल आएगी। सो हम उसको ये अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि वेलसेल्वा मैनोवर को इलीट करे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्लाइंट विद द बैक्टीरियल निमोनिया इज टू बी स्टार्टेड IV एंटीबायोटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स। तो एक पेशेंट है बैक्टीरियल निमोनिया का, उसके IV एंटीबायोटिक शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि हमें एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करने से पहले करना है। यूरिन एनालिसिस, स्पूटम कल्चर, चेस्ट रेडियोग्राफ, या फिर रेड ब्लड सेल काउंट। सो हम सबसे पहले उसका करते हैं स्पूटम कल्चर, बिकॉज स्पूटम कल्चर से हमें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, कैसा वायरस उसको हो रखा, सॉरी कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा। सो सबसे पहले हम करेंगे उसका स्पूटम कल्चर एडमिनिस्टर करने से पहले। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ कम्युनिटी प्रेजेंटेशन ऑन ओरल कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर दैट नर्स शुड इंक्लूड इन अ प्रेजेंटेशन। तो एक नर्स है कम्युनिटी प्रेजेंटेशन बना रही है ओरल कैंसर पे, तो इसमें से कौन सी प्राइमरी रिस्क फैक्टर है जो कि ओरल कैंसर का नर्स इंक्लूड करेगी प्रेजेंटेशन में। तो कौन सा है प्राइमरी रिस्क फैक्टर, यूज़ ऑफ अल्कोहल, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ माउथ वॉश, लैक ऑफ विटामिन B12, लैक ऑफ रेगुलर टीथ क्लीनिंग बाय द डेंटिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर, सारे इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पर इन्होंने पूछा है प्राइमरी रिस्क फैक्टर, और पूछा भी किसका है, ओरल कैंसर का। तो आप इनमें से मेरे को बताओगे कि कौन सा प्राइमरी रिस्क फैक्टर है जो कि कम्युनिटी प्रेजेंटेशन में नर्स है ऐड करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए क्लाइंट हु हैड अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट हैज़ अ डिसलोकेटेड हिप, द नर्स शुड फर्स्ट। तो एक क्लाइंट है उसकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा BFUHS के पिछले एग्जाम्स में। तो अगर उसकी वो हिप डिसलोकेट हो गया है तो नर्स क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी लेग को बक्सट्रैक्शन से, अप्लाई करेगी आइस पैक टू द इफेक्टेड एरिया, पोजीशन करेगी क्लाइंट को टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द हिप, या नोटिफाई करेगी ऑर्थोपेडिक सर्जन को। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन जब किसी की हिप रिप्लेसमेंट ही डिसलोकेट हो जाए, तो हमें सबसे पहले हमें करना होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन को नोटिफाई, बिकॉज हिप डिसलोकेशन से क्या होगा, पर्सन का इंजरी हो सकती है नर्व्स पे, स्पाइनल कॉर्ड से कि जो नर्व एंडिंग्स हैं उन पे इंजरी हो सकती है। उसके बाद वो कह सकता है कि बक्सट्रैक्शन से स्टेबलाइज कर दो ताकि फिर से डिसलोकेट ना होए, या फिर आइस पैक लगा दो, ठीक है, वो बाद में करना है, पर सबसे पहले हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन को इस चीज़ के बारे में बताना है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मेरे से ऐसे ही क्वेश्चंस के PDFs लेना चाहते हैं, मेरी पिछली वीडियोस जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। वैसे ही क्वेश्चंस आपको PDFs में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे ही क्वेश्चन जो BFUHS में आते हैं आप मेरे से ले सकते हैं कमेंट सेक्शन पर क्लिक करके, कमेंट सेक्शन पर मेरे को मैसेज करके कि आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, आप मेरे से बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत नियर बाय है, ठीक है। जितने ज़्यादा MCQs होते हैं उतने ज़्यादा करो, गोल्डन पॉइंटर्स को पढ़ो। गोल्डन पॉइंटर्स से क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सीधी सीधी लाइन तुम्हें याद रहती है। जब तुम किसी चीज़ को रेगुलरली पढ़ते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, ये आई थिंक यही पूछा था, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नर्स एडमिनिस्टर कर रही है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, उससे पहले वो कौन सा एक्शन लेगी। तो इसका जो ऑप्शन राइट था डैट इज़ एम्प्टी कराएगी उसका ब्लैडर, क्योंकि अगर हम कोई भी प्री ऑपरेटिव उसको मेडिकेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले उसको हम उसका जो डिस्कम्फर्ट है कम कर देंगे, उसका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी कराएंगे। सो जिन बच्चों ने ये आंसर टिक किया है वो बिल्कुल राइट है। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।
एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।